हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 6, जो कि कंटिन्यूशन में है चैप्टर नंबर 3 के। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है हमारा, उसी की कंटिन्यूशन में ये क्लास नंबर 6 है। चैप्टर का नाम है आपका फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड रिफॉर्म्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ये चैप्टर का नेम है। क्लास नंबर 5 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे एग्रियन रिफॉर्म्स के बारे में, कि एग्रीकल्चर के एक्सप्लॉयटेशन को हटाने के लिए एग्रीकल्चर में जो जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था या एग्रीकल्चर में जो डेवलपमेंट नहीं हो रहा था उसको रिफ़ॉर्म करने के लिए कौन कौन से हमने स्टेप्स लिए। तो उन स्टेप्स के बारे में हमने क्लास नंबर 5 में डिस्कस किया था, जिसमें हमने इंस्टीट्यूशनल रिफ़ॉर्म, टेक्निकल रिफ़ॉर्म्स और जनरल रिफ़ॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया था क्लास नंबर 5 में। ठीक है, अब हम क्लास नंबर 6 में डिस्कस करेंगे कि जो एग्रियन रिफ़ॉर्म्स लिया गया था, उस एग्रियन रिफ़ॉर्म्स में की वजह से हमें क्या क्या अचीवमेंट मिली, मतलब हमें उसके क्या क्या फ़ायदे मिले, क्या क्या हमारे सामने उसका बेनिफिट मिला। तो ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे, और क्या जो हमने रिफ़ॉर्म्स किए उस रिफ़ॉर्म से रियलिटी में हमें फ़ायदा मिला या नहीं मिला। तो थोड़ा बहुत उसके जो ड्रॉबैक्स रहे, पहले तो हम अचीवमेंट्स देखेंगे कि हमें क्या क्या फ़ायदा मिला रिफ़ॉर्म्स करने का एग्रीकल्चर में, जो भी हमने एग्रीकल्चर में बदलाव किए उसका क्या क्या हमें फ़ायदा मिला। और एक ऑन द अदर साइड हम ये देखेंगे कि क्या उसकी कुछ लिमिटेशन रही या नहीं रही। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एग्रियन रिफॉर्म्स के मीनिंग से। ठीक है, एग्रियन रिफॉर्म्स का मतलब होता है सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर चेंज आवर इकोनॉमी फ्रॉम द बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट टू डेवलपमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। एग्रीकल्चर को ना एक किसी इकोनॉमी का डेवलपिंग सेक्टर माना जाता है। जैसे ही हमारा जो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लाए गए, टेक्निकल, इंस्टीट्यूशनल या जनरल रिफॉर्म्स, जो भी हमने बदलाव किए एग्रीकल्चर में, उससे क्या हुआ कि हमारी जो एग्रीकल्चर थी, हमारी इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चर था वो एक बैकवर्ड और स्टेगनेंट था। मतलब एग्रीकल्चर पिछड़ा हुआ था। पिछड़ा होने का मतलब उससे कोई हमें ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं मिल रहा था, और प्लस हम उसमें कोई ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं हो पा रही थी। जितनी लेबर उस पर काम कर रही थी उतनी लेबर से हमें प्रोडक्शन मिल नहीं रहा था। तो उससे हुआ क्या कि जब हमने ये रिफॉर्म्स किए, जब हमने रिफॉर्म्स करने शुरू किए, तो उससे क्या हुआ कि हमारा एग्रीकल्चर डेवलप होने शुरू हो गया, और जिससे हमारी इकोनॉमी भी डेवलप होने शुरू हो गई, क्योंकि एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल था हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। तो जब हमारी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर की डेवलपिंग शुरू हुई, तो उसे उस समय पर एक नाम दिया गया एग्रियन रिफॉर्म्स को। एग्रियन रिफॉर्म्स को एक नाम दिया गया। वैसे तो एग्रियन रिफॉर्म अपने आप में एक सिंपल नेम है, कि जब हम एग्रीकल्चर में कोई भी बदलाव करते हैं उसके डेवलपमेंट के लिए, तो वो एग्रियन रिफॉर्म्स कहलाता है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स कहलाता है। एग्रियन का मतलब होता है एग्रीकल्चर। तो उसको एक नाम दिया गया जब उसमें एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, बदलाव होना शुरू हो गया, प्रोडक्टिविटी में बदलाव आना शुरू हो गया, तो उसे एक नाम दिया गया ग्रीन रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन रेवोल्यूशन को देखिए अलग से एक स्पेसिफिकली बताया गया है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब समझिए कि जब रिफॉर्म्स करने से, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लाने से, जब हमारी एग्रीकल्चर डेवलप करने लगी, हमारा प्रोडक्शन बढ़ने लगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी, और हम मल्टीपल क्रॉप्स में काम करने लगे, तो उसे ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया गया, हरित क्रांति का नाम दिया गया। ग्रीन का मतलब यहाँ पर जो डिनोट किया गया है, ग्रीन उठाया गया है क्रॉप्स के नाम से। क्रॉप्स को बोला गया है ग्रीन, और स्पर्ट को बोला गया है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का मतलब क्या है? स्पर्ट। स्पर्ट का मतलब होता है बदलाव, चेंजेस। तो जब फसलों में बदलाव आया, फसलों में बदलाव आने का मतलब ये नहीं कि हमने फसलें बदल दी। फसलों में बदलाव का मतलब ये आ गया कि जो फसल पहले जितनी प्रोडक्शन कर रही थी उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ने लगी और प्रोडक्शन भी बढ़ने लगा। मतलब 1 हेक्टेयर लैंड पे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन करने लगे, और जितना हमारा टोटल आउटपुट निकल के आता था वो भी चेंज होने लगा। तो इस प्रोडक्शन में या प्रोडक्टिविटी में जो चेंज आया, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलने लगे? ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो था, इसको 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है। जब इसकी शुरुआत की गई थी तो मिड 60 से की गई थी। मिड 60 का मतलब होता है 60 और 70 के बीच में, और मिड 70 का मतलब होता है 70 और 80 के बीच में। तो 60 और 70 के बीच में और 70 और 80 के बीच में उसको फेज़ 1 का नाम दिया गया है। ठीक है, तो जब हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था फेज़ 1 में, मतलब मिड 60 और मिड 70 तक चला। ठीक है, तो 60 से 70 और 70 से 80 के बीच में 10 ईयर्स के बीच में चला। मतलब 60 से 70 ईयर्स का जो पीरियड था, और 70 से 80 तक का जो पीरियड था, उसमें पहला ग्रीन रेवोल्यूशन को फेज़ 1 बोला गया है। बदलाव किए गए थे इन 2 दशक में, इन 10 सालों में जो बदलाव किए गए थे। ठीक है, तो स्कोप ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज रिस्ट्रिक्टेड टू व्हीट एंड राइस इनटू पंजाब, एपी का मतलब आंध्र प्रदेश, और टीएन का मतलब तमिलनाडु। तो जो भी फेज़ 1 में जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन उठाया गया था, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, तो उसमें 2 बातें थी। एक तो ये कि ग्रीन रेवोल्यूशन वाज रिस्ट्रिक्टेड टू व्हीट एंड राइस।
वीट और राइस में हमने अचीवमेंट्स ली, मतलब वीट और राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा किया हमने, बजाय इसके किसी और फसलों का। हमने सिर्फ वीट और राइस के ऊपर ज़्यादा वर्कआउट किया। फूड ग्रेन्स थे ये हमारे, इन पे ज़्यादा हमने प्रोडक्शन का काम किया। और प्लस ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था ये कुछ एक लिमिटेड एरियाज़ में सक्सेसफुल हुआ, जैसे पंजाब में सक्सेसफुल हुआ, आंध्र प्रदेश में सक्सेसफुल हुआ, तमिलनाडु में सक्सेसफुल हुआ, बाकी के और इलाकों में हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसका रिज़ल्ट देखा गया प्रोडक्शन के मामले में। फिर हमारा दूसरा फेज़ था मिड 70 और मिड 80। मिड 70 का मतलब 70 से 80 का पीरियड, और फिर 80 से आपका 90 का पीरियड। इसमें क्या हुआ कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन था बिकम विस्पर्ड कवरिंग मोस्ट एरिया, ये हमारा वो फेज़ था, फेज़ सेकेंड, जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन को इफेक्टिव माना गया, क्योंकि इसमें हमारे मैक्सिमम एरियाज़ कवर हो गए। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब के अलावा जो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों में भी क्या हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन का इफ़ेक्ट देखने को मिला, मतलब फसलों में बदलाव देखने को मिला। और प्लस जो हम दो फसलों के ऊपर डिपेंड थे, वीट और राइस, इसके अलावा अब जूट, सिल्क या फिर हमारी मेज़, पल्सेस वगैरह, इनके बिज़नेस पे भी, इनके एग्रीकल्चर पे भी हमने काम करना शुरू कर दिया, और इसमें भी हमने बहुत काफ़ी हद तक बदलाव देखा। तो ये था हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में मीनिंग। ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम जो दिया गया था, एग्रियन रिफॉर्म्स को हमने ग्रीन रेवोल्यूशन का एक अलग से नाम दिया गया था, ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई फसलों में बदलाव आया है, हरित क्रांति आई है, फसलों में चेंजेस आए हैं, प्रोडक्शन में भी, प्रोडक्टिविटी में भी, और वेरिएशन में भी। तो ये था ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, इसका हमें क्या, इसके होने से हमें क्या क्या अचीवमेंट मिले, ग्रीन रेवोल्यूशन के होने से क्या क्या हमें अचीवमेंट मिले। पीरियड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक तो फेज़ 1 था जो थोड़ा सा कम इफेक्टिव था ग्रीन रेवोल्यूशन का, जो हमने स्टेप उठाया था, और फेज़ 2 जो था उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन काफ़ी उभर के आया था, बहुत इम्प्रूव तरीके से आया था, इफ़ेक्टिव तरीके से आया था। तो अब हम पढ़ेंगे इसके ग्रीन रेवोल्यूशन के अचीवमेंट्स के बारे में। जो ग्रीन पॉइंट्स दिए हुए लेफ्ट हैंड साइड में वो तो हैं अचीवमेंट्स, और जो रेड पॉइंट दिए हुए राइट हैंड साइड में रेड कलर से दिए हुए वो है आपके लिमिटेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अचीवमेंट की ग्रीन रेवोल्यूशन में की वजह से क्या क्या हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुआ। सबसे पहले स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। स्पर्ट का मतलब बदलाव। तो आपकी जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी थी, पर हेक्टेयर जो लैंड का प्रोडक्शन था, उसमें क्या बदलाव आया। 1951 में अगर हम देखें तो वीट, राइस और मेज़ का प्रोडक्शन जो था वो 60 kg, 660 kg, 665 kg और 704 kg था, मतलब 660 किलोग्राम, 665 किलोग्राम और 704 किलोग्राम। लेकिन इसका जो प्रोडक्शन अगर हम आज के समय में देखें कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन हमने चालू किया, जो शुरू किया था मिड 60 से लेकर मिड 90 तक, तो उसका आज उसका इफ़ेक्ट देखिए कि हमारा जो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन है वो 3216 वीट के मामले में, 2550 किलोग्राम राइस के मामले में और 2664 किलोग्राम मेज़ के मामले में बढ़ चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हरित क्रांति ने तकरीबन अगर हम देखें तो 5 गुना 5 टाइम्स प्रोडक्शन को बढ़ाया है। उसके बाद है सब्सटेंशियल राइज इन एक्रिएज। एक्रिएज का मतलब होता है कि जो लैंड को हम यूज़ कर रहे थे, क्योंकि उस समय में क्या होता था, ग्रीन रेवोल्यूशन में ये भी देखा गया था कि बहुत सारी लैंड ऐसी होती थी जिस पे उसकी फर्टिलिटी ना होने की वजह से उस पर खेती नहीं की जाती थी, उसे वैसे ही खाली छोड़ दिया जाता था। तो धीरे धीरे इम्प्रूव्ड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके, बीजों का इस्तेमाल करके, मल्टीपल्स इरिगेशन का इस्तेमाल करके हमने क्या किया, जो लैंड्स थी उनको कल्टीवेशन में ले आए। मतलब जो ज़मीनें खाली पड़ी हुई थी, बंजर पड़ी हुई थी, उनको भी धीरे धीरे उपजाऊ बनाना शुरू कर दिया। तो हमारी जो लैंड बेकार पड़ी हुई थी, बेयर पड़ी हुई थी या किसी काम की नहीं थी, उसे हम कल्टीवेशन में ले आए। तो सब्सटेंशियल राइज इन एक्रिएज मतलब लैंड बढ़ती गई, जो बेयर लैंड थी, खाली ज़मीन पड़ी हुई थी, उसको भी हम एग्रीकल्चर में यूज़ करना शुरू कर दिया ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये किसकी वजह से हुआ, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करने से, रिड्यूस द टाइम लैग बिटवीन द सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। मतलब क्या हुआ कि जब हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था HYV के ऊपर, मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी बीजों के ऊपर। जो ऐसे बीज थे जो ज़मीन में डालने से क्या होता था, उनकी जो फसलें निकल कर आती थी वो बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा सरप्लस में होती थी। उसके बाद है ग्रॉस एरिया अंडर कल्टीवेशन। मतलब जब हमने 1951 में हमारी जो लैंड थी कल्टीवेशन की, जो लैंड हमारे पास पूरे ऑल ओवर इंडिया में लैंड थी, वो टोटल 13 करोड़ हेक्टेयर थी, जो 2016-17 में बढ़कर 19 करोड़ हो गई। मतलब 6 करोड़ हेक्टेयर लैंड ऐसी थी जो हमने उपजाऊ बनाना, जिस पे ज़मीन पे काम करना शुरू कर दिया, जो बेकार पड़ी हुई थी। सो देयर इज़ अ सब्सटेंशियल राइज इन एक्रिएज। ये ड्यू टू जो ये एरिया, लैंड ऑफ एरिया कल्टीवेशन हमारा बढ़ा था, ये किसकी वजह से बढ़ा था, फर्टिलाइज़र्स की वजह से और हाई यील्डिंग वैरायटी टेक्निक का इस्तेमाल करके।
अगला है हमारा शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। अब हरित क्रांति से क्या हुआ था कि जो हमारा ज़मीनें थी वो बढ़ने लगी खेती के लिए, और ज़मीनों के बढ़ने से अब हम क्या करने लगे, फूड ग्रेन का तो हम करते ही करते थे एग्रीकल्चर, अब हम कमर्शियल एग्रीकल्चर भी करने लगे। मतलब हम सरप्लस में प्रोडक्शन करने लगे और मार्केट में उन्हें बेचने लगे। मतलब पहले तो हम क्या करते थे, जो ज़मीनों पर हम खेती करते थे उससे जो हमारे पास फूड ग्रेन्स हमें क्रॉप्स मिलती थी, फसल मिलती थी, उसका इस्तेमाल हम खुद अपने लिए करते थे, हम बाज़ार में बेचने के लिए नहीं करते थे। लेकिन अब हमारी फसलें इतनी ज़्यादा उपजाऊ होने लगी, इतनी ज़्यादा सरप्लस में होने लगी कि उनका कमर्शलाइजेशन होने लगा, हम मार्केट में उन्हें बेचने लगे और उनसे हमें रेवेन्यू होने लगी। तो शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग, मतलब हम अपनी ज़मीनों पर खुद के लिए भी खेती करने लगे और बाज़ार में मार्केट में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती थी, जैसे मार्केट में मान लीजिए पल्सेस की ज़रूरत है, मेज़ की ज़रूरत है, या मार्केट में आपकी मान लीजिए जूट की ज़रूरत है, ठीक है, कॉटन की ज़रूरत है, तो इन सब की चीज़ों की खेती हम करने लगे, इंडिगो फार्मिंग करने लगे। उसके बाद नेक्स्ट है चेंज इन फार्मर आउटलुक। अब जो फार्मर्स थे उनका जो व्यवहार था, जो उनकी सोच थी, वो भी बदलने लगी। अब उन्होंने सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सब्सिस्टेंस का मतलब होता है सिर्फ अपने लिए फार्मिंग करना। आप इसका शब्द का मतलब समझिए, सब्सिस्टेंस का मतलब होता है जब हम सिर्फ खुद के लिए खेती करते हैं तो वो सब्सिस्टेंस होता है, और जब हम अपने अपने खुद के अलावा बाहर बेचने के लिए खेती करते हैं तो वो हमारा कॉमर्शियल आउटलुक कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट है आपका सेल्फ सफिशिएंसी इन फ्रूट ग्रेन्स प्रोडक्टिविटी। अब हमारी हरित क्रांति से हाई यील्डिंग वैरायटी टेक्निक से, फर्टिलाइज़र से, पेस्टिसाइड से, जो हमारे डिफरेंट मेथड्स थे एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाले, उनकी वजह से जो हमारी क्रॉप्स थी वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन में होने लगी। तो उससे क्या हुआ कि हमारे पास फूड ग्रेन का बहुत बड़ा स्टॉक इकट्ठा होने लग गया। तो मेंटेनिंग बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन, मेंटेनिंग बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा तादाद में प्रोडक्शन होने लगा, अपने लिए हम इस्तेमाल करने लगे, उसके बाद भी फूड ग्रेन हमारे पास इतना बचने लगा कि हम उसे मार्केट में बेचने के लिए भी यूज़ कर सकते थे। तो ये थे कुछ अचीवमेंट्स जो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इंडिया को मिले। अब हम पढ़ेंगे कि क्या रियलिटी में ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमें सिर्फ अचीवमेंट्स दिए हैं या उसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी दे। तो हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस के बारे में कि ग्रीन रेवोल्यूशन का कि क्या क्या लिमिटेशंस थे जो हमें देखने को मिले। पहला, लिमिटेड क्रॉप्स। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने हालांकि अचीवमेंट्स तो ली थी, वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स में हम प्रोडक्शन करने लगे थे, लेकिन अभी भी बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी थी, फसलें ऐसी थी जिनका हमने प्रोडक्शन इग्नोर कर रखा था। जैसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन वाज लिमिटेड टू फ्यू क्रॉप्स लाइक व्हीट और राइस। ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा फोकस व्हीट और राइस पे किया गया, ताकि सबसे पहले किसानों को अपने घर के लिए फूड ग्रेन मिले और अगर बचे तो मार्केट में बेच पाएँ। तो किसान सबसे पहले क्या करते थे, अपने लिए खुद की जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी, अपने लिए जो जीवन जीने के लिए जो उनको फूड ग्रेन चाहिए होता, पहले वो प्राइमरी उसको प्रेफरेंस देते थे। तो इसलिए कुछ एरिया ऐसा था, मतलब कुछ रीज़न ऐसे थे जिसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन में पल्सेस, जूट और कॉटन और टी की जो खेती हो सकती थी उनको इग्नोर किया गया। हालांकि कुछ एरियाज़ में, कुछ जगहों पर स्टेट में किया गया, लेकिन बहुत मेजर पोर्शन ऑफ कंट्री में, कंट्री के बहुत बड़े पोर्शंस में इनकी खेती नहीं की जाने लगी, क्योंकि जो किसान होता था वो सिर्फ व्हीट और राइस की खेती पे ज़्यादा फोकस करता था। उसके बाद है अनइवन स्प्रेड। अनइवन स्प्रेड का मतलब ये है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो पूरे कंट्री में यूज़ नहीं हुआ, उसका इफ़ेक्ट पूरी कंट्री में नहीं आया, और वो कुछ ही रीजन में डेवलप हो पाया जहाँ पर उसको वहाँ की सुविधाएं मिल पाई। सरकार ने जिन राज्यों पर उस पर काम करना शुरू किया, या जिन राज्यों ने ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट किया, उनको यूज़ किया, जिनके पास, या जिन राज्यों में जिनके पास पैसों की अच्छी सिचुएशन थी, फाइनेंस की सिचुएशन थी, तो वहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन ने ज़्यादा डेवलप किया। पूरी कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन का इफ़ेक्ट नहीं पड़ पाया। तो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये राज्य ऐसे थे जहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन ने बहुत बड़ा अपना इम्पैक्ट दिखाया। लेकिन कुछ राज्य ऐसे थे, या बहुत सारे राज्य ऐसे थे जहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन थोड़ा बहुत आया और उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ पाया। जैसे आपका मध्य प्रदेश, MP, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये राज्य ऐसे थे जो ग्रीन रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट से रह गए थे। उसका इम्पैक्ट इन राज्यों पर नहीं पड़ा। ना ही यहाँ पर कोई फर्टिलाइज़र इस्तेमाल होने लगा, ना यहाँ पर किसानों को एजुकेट किया गया, ना इनको हाई यील्डिंग वैरायटी टेक्निक के बारे में बताया गया। तो बहुत सारे राज्य ऐसे थे जो ग्रीन रेवोल्यूशन के इफ़ेक्ट से इग्नोर रहे। अगला है लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। हमारे इंडिया में जो कुछ फार्मर ऐसे थे जो अभी भी ज़मींदारी के उसमें जकड़े हुए थे, ज़मींदारी बंधन के उसमें जकड़े हुए थे, ज़मींदारी सिस्टम में थे, जहाँ पर होता क्या था कि जो किसान होते थे वो ज़मींदार सिस्टम के अगेंस्ट में, मतलब जो ज़मीनों के मालिक होते थे
उनके अंडर में काम करते थे, ज़मीनों का यूज़ करते थे, और जो बड़ा पोर्शन क्रॉप्स का होता था, फसलों का होता था, प्रोडक्शन का, वो ज़मींदारों के पास चला जाता था, किसान के पास कुछ बचता नहीं था। तो हमारी कंट्री में मेजर पोर्शन में जो किसान थे वो स्मॉल थे और मार्जिनल थे। स्मॉल फार्मर और मार्जिनल फार्मर्स का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। स्मॉल फार्मर का मतलब होता है कि जिस किसान के पास 1 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन होती है, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा, उसको हम स्मॉल फार्मर बोलते हैं। चाहे उसकी खुद की ज़मीन हो, चाहे वो किसी ज़मींदार के अंडर में काम कर रहा हो, किसी ओनर के अंडर में 1 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन होगी तो उसे हम स्मॉल फार्मर बोलते हैं। मार्जिनल का मतलब होता है, मार्जिनल फार्मर वो होता है जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम लैंड होती है, 1 हेक्टेयर से कम, ऐसा बोला गया है। अब ये सिर्फ किताबों में या कुछ जगहों पे लिखा गया है, तो जैसे मैंने आपको बता दिया, लेकिन रियलिटी है कि स्मॉल फार्मर और मार्जिनल फार्मर वो होते थे उस समय में जिनके पास लैंड बहुत कम होती थी और जिनको जो टेक्निक्स फार्मिंग में इस्तेमाल की जाती हैं उनकी नॉलेज नहीं होती थी। ठीक है, वो एक ट्रेडिशनल तरीके से, कन्वेंशनल तरीके से फार्मिंग करते थे, ना उन्हें हाई यील्डिंग वैरायटी जो लॉन्च की गई थी टेक्निक्स, उसका कोई नॉलेज नहीं थी, और ना ही हाई यील्डिंग वैरायटी टेक्निक्स में जो यूज़ होने वाले इनपुट्स होते थे, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स या जो बैटर सीड्स होते थे, उनके ऊपर जो खर्च करने के लिए पैसा चाहिए होता था। स्मॉल फार्मर और मार्जिनल फार्मर को ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंस की वजह से भी वो सुविधाएँ नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हरित क्रांति का, ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत सारे स्टेट्स में उसका इफ़ेक्ट, उसका यूज़ नहीं हो पाया। उसके बाद था इकोनॉमिक डिवाइड, वही होने लगा। इकोनॉमिक डिवाइड का मतलब होगा कि जो रिच और पुअर फार्मर थे, अब कुछ स्टेट्स में कुछ फार्मर ऐसे थे जिनके पास अपनी ज़मीनें थी या उन्हें अपने स्टेट से, अपने राज्य से फाइनेंस की सुविधा मिल गई, उन्होंने ज़मीनों को मतलब मर्ज कर लिया, ज़मीनों को कंसोलिडेटेड कर लिया। तो क्या हुआ कि बहुत सारे राज्य ऐसे थे जिसमें किसान जो थे वो रिच थे, रिच इन द सेंस दे हैव द वेरी बिग एरिया ऑफ, वेरी मच एरिया ऑफ लैंड कल्टिवेटेड, और कुछ किसान ऐसे थे जो गरीब थे जिनके पास ज़मीनें खुद की नहीं थी, अगर खुद की थी भी सही तो छोटे छोटे ज़मीनों के टुकड़े थे, और प्लस अगर खुद की ज़मीनें नहीं थी तो उन्हें ज़मींदारी के अंडर में काम करना पड़ता था। तो इससे हुआ क्या कि जो अमीर किसान, जो किसान भरपूर किसान थे जिनके पास ज़मीनें थी, फाइनेंस की सुविधा थी, वो तो हरित क्रांति का उनको फ़ायदा मिल गया, लेकिन जो गरीब किसान थे उनको हरित क्रांति का फ़ायदा नहीं मिला। उससे क्या हुआ कि देश में जो गरीबी थी वो और बढ़ गई। अब हुआ क्या कि कुछ राज्य तो डेवलप कर गए, कुछ राज्यों में एग्रीकल्चर डेवलप कर गया, लेकिन जिन राज्यों में एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हो पाया उसमें धीरे धीरे पॉपुलेशन के बढ़ते बढ़ते गरीबी बढ़ने लगी, और पॉपुलेशन के बढ़ते बढ़ते एग्रीकल्चर डेवलप ना होने की वजह से, मतलब एक तरफ पॉपुलेशन बढ़ रही है और दूसरी तरफ एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हो रहा है, तो एग्रीकल्चर पर पॉपुलेशन का दबाव बढ़ रहा है। तो एग्रीकल्चर जब डेवलप नहीं करेगा और पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, पॉवर्टी बढ़ेगी, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं लेकिन उनको मिल कुछ नहीं रहा है, तो पॉवर्टी विस्पर्ड हुआ। उससे क्या हुआ कि लोगों को कर्जा लेना पड़ा अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपने लिवलीहुड के लिए, क्योंकि फसलों से ज़्यादा कुछ मिलता नहीं था। और रिज़ल्ट क्या हुआ उसका कि जो कर्ज को चुका देता था किसान वो जी जाता था, और जो कर्ज को नहीं चुका पाता था वो किसान सुसाइड कर लेता था। तो इकोनॉमिक डिवाइडेशन होने की वजह से भी क्या हुआ कि बहुत सारे किसानों को गलत कदम उठाने पड़े, अपनी ज़िंदगी को खोना पड़ा। तो ये थे ग्रीन रेवोल्यूशन के लिमिटेशंस। तो एक तरफ हमने ये देखा कि जो कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, जो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म आया, उसके हमें कई फ़ायदे भी हुए, ठीक है, और कई हमें उसकी लिमिटेशंस को भी देखना पड़ा, कई उसके ड्रॉबैक्स को भी देखना पड़ा। तो आज की क्लास के लिए हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है, ठीक है, कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, उसके अचीवमेंट क्या थे और उसके लिमिटेशन क्या थे। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.